Hello aspirants, welcome to Bodhi Oracle Institute of Learning. We are ongoing with PYQ revision series of UPSC prelims. The subject is Indian polity and today's topic is Parliament and lawmaking. Before we proceed, I will suggest you to watch this video at 1.25x or 1.5x, whichever you feel more comfortable in. So let us start. The first question is, which of the following statement about the ethics committee इन द लोकसभा आर करेक्ट? लोकसभा में एथिक्स कमेटी के बारे में कौन सी बात सही है? स्टेटमेंट नंबर 1 इज इनिशियली इट वाज एन एड हॉक कमेटी. एड हॉक कमेटी का मतलब होता है जो कमेटी टेम्परेरी बेस पे चलती है. तो ये बात सही है? यस, ये बात बिल्कुल सही है. इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन ईयर 2000 एज एड हॉक कमेटी. लेटर 2015 it was made permanent committee, right? So this is correct. Next is only a member of the Lok Sabha can make a complaint relating to unethical conduct of a member of Lok Sabha. तो जी नहीं, ये बात गलत है. कंप्लेन होगी लोकसभा मेंबर के अगेंस्ट, बट कर कोई भी व्यक्ति सकता है. अगर नॉन मेंबर करेगा तो उसको जरूरत होगी एक रिकमेंडेशन की. उसकी कंप्लेन मस्ट बी फॉरवर्डेड बाय ए मेंबर ऑफ लोकसभा, बट इनिशियली कंप्लेन कोई भी कर सकता है. दिस मैटर कैनॉट टेक अप एनी मैटर विच इज सब जुडिस. सब जुडिस मतलब जो ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है. ये कमेटी वैसा कोई मैटर नहीं ले सकती. तो जी हाँ, ये बिल्कुल बात सही है. जो मैटर सब जुडिस है वो कहीं भी डिस्कस नहीं हो सकता. ना मीडिया में हो सकता है, ना पार्लियामेंट में हो सकता है, ना स्टेट लेजिस्लेचर में हो सकता है, कहीं भी नहीं हो सकता. इसलिए करेक्ट ऑप्शंस आर 1 and 3 ओनली. मूविंग अहेड, एज पर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. 368 किस लिए होता है? ये होता है अमेंडमेंट के लिए. कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के लिए होता है. मे अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय वे ऑफ एडिशन. एडिशन का मतलब टू ऐड समथिंग न्यू. वेरिएशन मीन्स मॉडिफिकेशन एंड रिपील मीन्स टू रिमूव. तो आर्टिकल 368 किस किस तरह के अमेंडमेंट की बात करता है? तो जी हाँ, तीनों की बात करता है. तीनों में से कुछ भी कर सकते हैं. नया भी ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं. तो ऑल थ्री विल बी द करेक्ट. मूविंग अहेड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स 2024 का क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ मनी बिल? जी हाँ, आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो जो इंपॉर्टेंट टर्म आपको दिखे उसको इमीडिएटली हाईलाइट कर लेना है. मनी बिल इन पार्लियामेंट. मनी बिल कहाँ मेंशन्ड है? आर्टिकल 109 और 110 में मेंशन्ड है. आर्टिकल 109 मेंशंस स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल्स. क्या ये बात सही है कि आर्टिकल 109 में स्पेशल प्रोसीजर मेंशन किया गया? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है. अ मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन अ काउंसिल ऑफ स्टेट्स. काउंसिल ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या हुआ? राज्यसभा. कि राज्यसभा में मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता. बिल्कुल सही बात है, नहीं किया जा सकता. वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है. मूविंग अहेड, द राज्यसभा कैन आइदर अप्रूव द बिल और सजेस्ट चेंजेस बट कैनॉट रिजेक्ट इट. बिल्कुल सही बात है, रिजेक्ट नहीं कर सकती. या तो चेंजेस सजेस्ट करेगी या अप्रूव करेगी. वो चेंजेस भी कंपलसरी नेचर नहीं होते. अमेंडमेंट टू अ मनी बिल सजेस्टेड बाय द राज्यसभा हैव टू बी एक्सेप्टेड बाय द लोकसभा. बिल्कुल भी नहीं. कोई ऐसा कुछ नहीं है कि एक हाउस का रिकमेंडेशन दूसरे हाउस को मानना पड़ेगा. इसलिए स्टेटमेंट गलत है. सही होगा 1 2 3. इनफैक्ट मनी बिल जो है ये सोल प्रोप्राइटरी है लोकसभा की. राज्यसभा का इसमें नो रोल, नो रोल ऑफ राज्यसभा, राइट. केवल सजेशंस दे सकते हैं, वो भी फिर लोकसभा के हाथ में है कि मानना है कि नहीं मानना है. मूविंग है, 2016 का क्वेश्चन है. द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्वायर्स द पावर टू लेजिस्लेट ऑन एनी आइटम इन द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट इफ अ रेजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट इज पास्ड बाय. यानी जो स्टेट लिस्ट है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया उस पर भी नियम बना सकती है. किस केस में? आइए ऑप्शंस देखते हैं. लोकसभा उसको पास करे बाय सिंपल मेजोरिटी? बिल्कुल भी नहीं. ये तो स्टेट्स की बात है ना, स्टेट लिस्ट की बात है. तो ये नेचुरली आपको कहाँ साउंड कर रहा है, कहाँ जाना चाहिए?
ये जाना चाहिए काउंसिल ऑफ स्टेट्स में, नहीं राज्यसभा में जाना चाहिए। लोकसभा में मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3, ये भी नहीं, बिल्कुल गलत, लोकसभा का तो कोई काम ही नहीं है। राज्यसभा पाई सिंपल मेजोरिटी ऑफ इट्स टोटल मेंबरशिप, जी नहीं, ये भी नहीं है, एक स्पेशल मेजोरिटी चाहिए विच इज नॉट लेस देन 2/3 ऑफ इट मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग, जी हाँ ये करेक्ट ऑप्शन है। यानी अगर पार्लियामेंट को कोई स्टेट के सब्जेक्ट पर बिल पास करना है, कोई कानून बनाना है, तो राज्यसभा को 2/3 की मेजोरिटी से उसको पास करना होगा। ये बात कहाँ लिखी हुई है? ये लिखी हुई है आर्टिकल 249 में, राइट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। मूविंग हेड, सीएपीएफ 15 का क्वेश्चन है, विद रिगार्ड टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। देखिए नॉट भाई साहब आ गए, जैसे ही नॉट आएंगे इनका विशेष आदर सत्कार करना है। द स्पीकर ऑफ लोकसभा कैन कॉल अ ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज टू पास द बिल। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल और ज्वाइंट सिटिंग, बिल्कुल भी नहीं, यही हमें चोर मिल गया, यही करेक्ट आंसर है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल तो हर हाउस से इंडिविजुअली पास होगा, यानी ये स्टेटमेंट तो गलत है पर ये आंसर सही है, यही ऑप्शन होगा। आगे ऑप्शंस को देखते हैं। ईच हाउस नीड्स टू पास द बिल सेपरेटली बाय स्पेशल मेजोरिटी, क्या बात सही है? बिल्कुल सही बात है। इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस, ये बात बिल्कुल सही है। इट कैन बी स्पॉन्सर्ड बाय ए प्राइवेट मेंबर, जी हाँ, उसको कोई भी प्राइवेट मेंबर का मतलब विच इज नॉन गवर्नमेंट एमपी, जो एग्जीक्यूटिव में नहीं है, वो रूलिंग पार्टी का भी हो सकता है और किसी और पार्टी का भी हो सकता है, तो ये भी बात सही है। मूविंग ऑन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में है क्या? नहीं, इंडिया में नहीं है। कहां पर है? यूएसए में है, फ्रांस में है, स्विट्जरलैंड वगैरह में है, पर यही यूएसए हमारी बहुत मदद करेगा समझने में। प्रेसिडेंट इज नॉट पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, बिल्कुल सही बात है, प्रेसिडेंट लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं होता। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर वहां पर सेपरेशन ऑफ पावर्स है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म में सेपरेशन ऑफ पावर्स होता है, इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं है। एग्जीक्यूटिव इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ लेजिस्लेचर, ये है इंडिया में, यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम में, और ये है यूएस में यानी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। देयर इज नो सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, गलत बात है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म में सेपरेशन होता है। प्रेसिडेंट फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो, प्रेसिडेंट की कोई कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है टू द पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट डिपेंड्स ऑन लेजिस्लेचर, बिल्कुल भी नहीं, लेजिस्लेचर इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेसिडेंट, तो करेक्ट आंसर विल बी प्रेसिडेंट इज नॉट पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। नेक्स्ट इज अ बिल पास्ड बाय बोथ हाउसेज इज पेंडिंग विद द प्रेसिडेंट, दोनों हाउस से पास हो गया, प्रेसिडेंट के पास पेंडिंग है। मीनवाइल पार्लियामेंट passes a law that curtails the subject matter of that bill, वो बिल अभी पेंडिंग है, उसी समय पार्लियामेंट ने एक दूसरा बिल पास कर दिया जो कि उसी सब्जेक्ट को वो सब्जेक्ट ही निकाल देता है कि इस पर बिल बनाया जा सके। तो इसमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट है? दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ये अप्लाइड इन नेचर है, यानी सिर्फ आपको फैक्ट्स रट के इन क्वेश्चंस में मदद नहीं मिलेगी। आइए समझते हैं, ऑप्शंस को देखते हैं, फिर से एक बार समझते हैं कि एक बिल प्रेसिडेंट के पास पेंडिंग है, दोनों हाउस से पास किया हुआ, उसी समय एक दूसरा बिल पास कर दिया गया पार्लियामेंट द्वारा जो कि वो सब्जेक्ट मैटर से ही पावर हटा लेता है पार्लियामेंट का। ये देखते हैं ऑप्शन नंबर 1, द प्रेसिडेंट कैन रिटर्न द बिल साइटिंग चेंज इन सर्कमस्टांसेस, प्रेसिडेंट बिल रिटर्न कर सकते हैं, तो क्या ये बात सही है? जी नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है, प्रेसिडेंट के पास रिटर्न करने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है नॉर्मल बिल में, एक्सेप्ट मनी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। वो क्या कर सकते हैं, इनफैक्ट इन दोनों में भी नहीं है, इनमें तो प्रायर परमिशन ही चाहिए, यानी वो क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम वंस रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, रिटर्न वर्ड तो यूज ही नहीं होगा। द बिल लैप्सेस ऑटोमेटिकली ड्यू टू रिपंजेंसी, रिपंजेंसी का मतलब क्या होता है, इनकंसिस्टेंसी, रिपग्नेंसी मींस इनकंसिस्टेंसी, यानी बिल के एक दो प्रोविजन एक दूसरे से एग्री नहीं करते, तो ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, ऑटोमेटिक लैप्स होने जैसी कोई चीज नहीं होती, खास करके रिपग्नेंसी के केस में। द प्रेसिडेंट में स्टिल गिव असेंट एज ओरिजिनल कॉम्पिटेंस एग्जिस्टेड एट पासिंग, जी हाँ ये बात सही है, प्रेसिडेंट असेंट दे सकते हैं क्योंकि जब बिल आया था
उस समय तो कॉम्पिटेंस एग्जिस्ट करती थी ना पार्लियामेंट की वो बिल पास करने में, बाद में हट गई तो बाद में वो बिल हट जाएगा, उस समय तो वो पास हो सकता है। सो बी विल बी द करेक्ट। मूविंग अहेड, in context of law making, when a matter is referred to a joint committee of parliament, joint committee of parliament की बात हो रही है जिसको मीडिया में जेपीसी भी कहा जाता है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। विच स्टेटमेंट्स होल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, याद रखना है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की बात कर रहा है ये, कन्वेंशन ट्रेडिशंस की बात नहीं कर रहा है। आइए देखते हैं। इट्स रिकमेंडेशंस आर बाइंडिंग इफ बोथ हाउसेस एक्सेप्ट देम, अगर बोथ हाउस एक्सेप्ट कर लेंगे तो इसकी रिकमेंडेशन बाइंडिंग हो जाएगी। बिल्कुल, अगर दोनों हाउस एक्सेप्ट कर लेंगे तो क्या प्रॉब्लम है, तो हो ही जाएगा। डिसेंट नोट्स बाय मेंबर्स फॉर्म पार्ट ऑफ द रिपोर्ट एंड मस्ट बी टेबल्ड। यस, डिसेंट नोट्स का मतलब होता है जो लोग एग्री नहीं है मेजोरिटी से उनको डिसेंट नोट लिखते हैं, यानी डिसएग्रीमेंट का कारण लिखते हैं। इसको पब्लिक करना है, जी हाँ, इसको बिल्कुल पब्लिक करना है। अ जॉइंट कमिटी कैन रीड्राफ्ट द बिल बियॉन्ड द रेफर्ड क्लॉसेज, ये बात बिल्कुल गलत है। वो लेजिस्लेचर नहीं है, वो तो सिर्फ एक डिस्कशन का फॉरम है, तो वो बियॉन्ड रेफर्ड क्लॉज कैसे बिल बना पाएगा, गलत बात है। Hence 1 and 2 will be correct. Moving ahead, a constitutional amendment bill is passed in Lok Sabha but rejected in Rajya Sabha. Which of the following are correct? इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन को समझे, हमें समझना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा में इंडिविजुअली पास होना पड़ेगा। देयर इज नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग। सो जॉइंट सिटिंग कैन बी समन टू रिजॉल्व द डेडलॉक, बिल्कुल गलत। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में तो जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती। द बिल फेल्स एंड कैन नॉट बी प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट, क्या ये बात सही है? जी हाँ, बात बिल्कुल सही है, बिल फेल हो जाता है और प्रेसिडेंट के पास नहीं जाएगा। इट कैन बी री इंट्रोड्यूस्ड इन अ सब्सिक्वेंट सेशन, ऑफ कोर्स इट कैन बी री इंट्रोड्यूस्ड। फेल हुआ तो क्या हुआ, दोबारा री इंट्रोड्यूस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, करेक्ट। हेंस बी इज द करेक्ट ऑप्शन 2 and 3। मूविंग अहेड, अ मनी बिल इज ट्रांसमिटेड टू राज्यसभा। मनी बिल हमेशा ट्रांसमिटेड टू राज्यसभा ही होगा क्योंकि मनी बिल पेश ही लोकसभा में होता है। राज्यसभा होल्ड्स इट बियॉन्ड 14 days and returns the bill with recommendations which is constitutionally tenable, यानी वो 14 दिन से अधिक रखती है और कुछ रिकमेंडेशंस के साथ में उस बिल को भेजती है। आइए देखते हैं। लोकसभा में एक्सेप्ट टू रिजेक्ट एनी ऑल रिकमेंडेशंस, बिल्कुल। मनी बिल जो है वो लोकसभा की प्रोप्राइटरी है। द बिल इज डीम्ड पास आफ्टर 14 days रिगार्डलेस ऑफ रिटर्न, यस, ये बात भी सही है। अगर राज्यसभा उसको 14 days में रिटर्न नहीं करेगी तो भी उसको पास मान लिया जाएगा। द प्रेसिडेंट कैन सेंड इट बैक फॉर रिकंसिडरेशन, एब्सोल्युटली नॉट। मनी बिल रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेजा जा सकता, सिर्फ अप्रूव या रिजेक्ट हो सकता है। इनफैक्ट हमेशा अप्रूव ही होता है क्योंकि मनी बिल के लिए प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट ली जाती है मनी बिल पेश करने के लिए। हेंस करेक्ट आंसर विल बी ए, ऑप्शन 1 and 2। मूविंग अहेड, which one of the following कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस, नॉट आ गए भाई साहब, आता ही आपको स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए। नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड थ्रू द रूट ऑफ अ मनी बिल, मनी बिल में इनमें से कौन सा काम नहीं हो सकता। इम्पोजिशन ऑफ फाइन्स अंडर रेगुलेटरी लॉ, अंडर रेगुलेटरी लॉ है, इसका मतलब वो मनी बिल तो है नहीं, वो तो नॉर्मल लॉ है, उसके अंदर फाइन है। जी हाँ, ये नहीं हो सकता है, ये सही है, ये गलत है, नहीं हो सकता है। अल्टरेशन ऑफ टैक्स स्लैब, ये तो बिल्कुल ही बिल्कुल मनी बिल हुआ ना डायरेक्टली, ये तो रेवेन्यू मैटर है। अप्रोप्रिएशन फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, अगर ये भी नहीं होगा तो क्या होगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई भी पैसा निकालना 110% मनी बिल है। फीस फॉर लाइसेंसेस अंडर पब्लिक सर्विस, जी ये कोई मनी बिल नहीं है क्योंकि फाइन्स और लाइसेंसेस का पैसा कहाँ जाता है, ये जाता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। इसको कौन होल्ड करता है, इसको एग्जीक्यूटिव ही चलाती है, तो इसमें कोई बिल पास करने की जरूरत नहीं है। हेंस ए 1 and 4 will be the correct option. Next is regarding the passage of an ordinary bill, which statements are correct? A bill pending in Rajya Sabha but passed by Lok Sabha does not lapse on dissolution, यानी एक बिल जो राज्यसभा में तो पेंडिंग है
और लोकसभा द्वारा पास कर दिया गया है, तो लोकसभा के डिसॉल्व होने पे वो लैप्स नहीं होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, नहीं होगा, क्योंकि उसको तो लोकसभा ने पास कर दिया है, तो वो क्यों लैप्स होगा? अ बिल पेंडिंग इन लोकसभा लैप्सेस ऑन डिसोल्यूशन, यस, क्योंकि लोकसभा डिसॉल्व हुई, लोकसभा का पुनर्गठन होगा, फिर से बनेंगी, इसलिए वो बिल लैप्स हो गया। अ बिल पास्ड बाय राज्यसभा बट पेंडिंग इन लोकसभा लैप्सेस ऑन डिसोल्यूशन, तो ये बात भी सही है। जब स्टेटमेंट 2 ही करेक्ट हो गया तो 3 तो करेक्ट होगा ही होगा। अगर लोकसभा में कोई बिल पेंडिंग है, चाहे वो लोकसभा में ओरिजिनेट हुआ हो या राज्यसभा से पास होकर के ट्रांसमिट होकर के आया हो, अगर लोकसभा में पेंडिंग है और लोकसभा डिसॉल्व हुई, वो बिल लैप्स होगा। सिंपल। सो 1 2 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट ज्वाइंट सिटिंग्स? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सिटिंग्स के बारे में कौन सी बात सही है? कैन बी समन्ड इफ वन हाउस रिजेक्ट्स एन ऑर्डिनरी बिल? यस, ऑर्डिनरी बिल के केस में ही ये हो सकता है बस। प्रिजाइडेड बाय वाइस प्रेसिडेंट? नो, वाइस प्रेसिडेंट तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही नहीं होते, तो प्रिजाइडेड बाय स्पीकर, स्पीकर के एब्सेंस में डेप्यूटी स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर के एब्सेंस में वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, उसके एब्सेंस में एनीवन नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, लेकिन किसी भी केस में वाइस प्रेसिडेंट नहीं होंगे। नॉट एप्लीकेबल टू मनी बिल्स, बिल्कुल सही बात है, मनी बिल्स और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। एप्लीकेबल टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल? नो, एब्सोल्युटली नॉट। कैन बी समन्ड इफ हाउसेस डिसएग्री ऑन अमेंडमेंट्स टू एन ऑर्डिनरी बिल? अगर ऑर्डिनरी बिल के अमेंडमेंट्स को लेकर डिसएग्री हैं क्या, तो बुलाया जा सकता है? बिल्कुल बुलाया जा सकता है ही इसलिए वो तो 135 करेक्ट है, यानी ओनली 3 ऑप्शंस आर करेक्ट। मूविंग अहेड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट ऑर्डिनेंसेस? ऑर्डिनेंस की बात हो रही है, तो कौन से करेक्ट है? इशूड बाय प्रेसिडेंट व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, प्रेसिडेंट इशू करते हैं जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, अगर पार्लियामेंट है तो फिर लेजिस्लेशन आएगा, ऑर्डिनेंस क्यों आएगा? मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेस विद इन 6 वीक्स ऑफ रीअसेंबली, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, पर अगर एक हाउस अभी सेशन में नहीं है तो तब तक दूसरे हाउस में पास होगा और उसके हाउस के फिर कॉन्स्टिट्यूट होने के 6 वीक्स तक चलेगा। कैन बी रीप्रोमुलेटेड अनलिमिटेड टाइम्स? एब्सोल्युटली नॉट, कैन नॉट बी रीप्रोमुलेटेड अनलिमिटेड टाइम्स। इनफैक्ट कोर्ट का ऑर्डर भी है, इसको हम डीसी वाधवा केस कहते हैं। कोई लिमिट है क्या, न्यूमेरिक लिमिट? नो, नो न्यूमेरिक लिमिट, कोई कॉन्स्टिट्यूशन को लिमिट नहीं बताता, ना ही कोर्ट ने बताया, पर कोर्ट ने यह भी कहा कि बार बार उसी को रीप्रोमलगेट करते रहें विदाउट एनी अटेम्प्ट टू पास द बिल इन लेजिस्लेचर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड, हेंस अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और ये किस केस का जजमेंट है? डीसी वाधवा केस का जजमेंट है 1987 का। स्टेट ऑफ बिहार ऐसा कर रहा था उस समय। सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, ऑफ कोर्स सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। ऑर्डिनेंस इज ट्रीटेड एज just another piece of legislation. Cease to operate if disapproved by either house, यानी दोनों में से अगर कोई भी एक हाउस उसको डिसअप्रूव कर दे तो वो बंद हो जाता है, लागू नहीं रहता। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, तभी तो हमने कहा ना कि दोनों हाउस से कराना होगा। Hence only 4 options are correct. Option number 3 is incorrect. Moving ahead, a bill pending in Lok Sabha, sorry, a bill pending in Rajya Sabha lapses on dissolution of Lok Sabha. क्या बात सही है कि राज्यसभा का जो पेंडिंग बिल है वो लोकसभा के डिसोल्यूशन पे लैप्स हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। स्टेटमेंट 2, अ बिल पास्ड बाय लोकसभा बट पेंडिंग इन राज्यसभा लैप्सेस ऑन डिसोल्यूशन? यस, ये बात सही है, क्योंकि जो लोकसभा उसको पास करके गई वो तो लोकसभा ही डिसॉल्व हो गई, तो बिल कैसे रहेगा? अब नई लोकसभा फिर देखेगी क्या करना है, तो ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। आगे चलते हैं।
पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट इफ लोकसभा पासेस अ रेजोल्यूशन बाय 2/3 मेजोरिटी। बिल्कुल भी गलत स्टेटमेंट है। लोकसभा पासेस अ मेजोरिटी नहीं, राज्यसभा पासेस अ मेजोरिटी। कहां मेंशन्ड है? आर्टिकल 249 में मेंशन है बात। भाई कॉमन सेंस भी कोई चीज है ना, स्टेट लिस्ट की बात हो रही है तो मैटर कहां जाएगा? ऑफ कोर्स मैटर काउंसिल ऑफ स्टेट्स में जाएगा, यानी राज्यसभा में जाएगा। तो उस पर राज्यसभा पास करेगी 2/3 से, लोकसभा क्यों करेगी? स्टेटमेंट नंबर 2। अब देखिए, अगर हमने इसमें एक आइडेंटिफाई कर लिया ना कि S1 इनकरेक्ट है, तो हमारे बहुत सारे ऑप्शंस कम हो, जैसे ओनली S1 करेक्ट, तो ऑप्शन हट गया, ये तो हो नहीं सकता। बोथ S1 एंड S2 भी हट गया, अब 2 ही बचा है। तो ऐसे ही हम 50% पे आ गए हैं। और दोस्तों 50% में जब भी डाउट हो, अगर आप फाइनल डिसाइड ना भी कर पाए तो रिस्क जरूर लें। पार्लियामेंट लॉ मेड अंडर आर्टिकल 249, यानी 249 जो राज्यसभा ने पास किया 2/3 रेजोल्यूशन से फॉर स्टेट लिस्ट, continues for 6 months after the resolution expires unless repealed earlier। वो सिर्फ 6 मंथ्स तक ही रहता है, या फिर पहले ही उसको हटाया जा सकता है। 6 मंथ्स किसके? जब तक कि वो रेजोल्यूशन एक्सपायर ना हो जाए। सही बात है, जी हाँ, ये सही बात है। बिल्कुल गलत बात है, वो 1 साल तक रहता है, ना कि 6 मंथ्स तक, राइट। तो स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, सॉरी स्टेटमेंट 2 भी इनकरेक्ट है, राइट। तो करेक्ट आंसर विल बी नाइदर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 करेक्ट। मूविंग अहेड, if a bill is referred to a standing committee, the committee can propose deletion of a clause but cannot insert a new subject matter। ये बात सही है, बिल्कुल ये बात सही है। डिलीशन तो प्रपोज कर सकते हैं, इंसर्शन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस का मैटर है, और लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस किसके पास होती है? सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेचर के पास होती है, किसी भी स्टैंडिंग कमेटी या जॉइंट कमेटी के पास नहीं होती। तो ये सही बात है। जैसे हमें पता चला सही है, ये ऑप्शन हट गया, ये ऑप्शन हट गया, हम फिर से इन दो में आ गए हैं। इफ द हाउस एक्सेप्ट्स द कमिटी रिपोर्ट, द बिल इज कंसिडर्ड पास्ड विदाउट फर्दर वोटिंग ऑन इंडिविजुअल क्लॉजेस। विदाउट फर्दर वोटिंग, ये कंटेंशियस है। विदाउट फर्दर वोटिंग क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। वो तो कमिटी ने रिपोर्ट एक्सेप्ट की, लेकिन बाकी क्लॉज पे तो वोटिंग हो सकती है ना, बिल्कुल हो सकती है। तो ये भी गलत हुआ, हेंस ओनली S1 इज करेक्ट। मूविंग अहेड, देखते हैं स्टेटमेंट 1। इफ राज्यसभा रिजेक्ट्स अ बिल ऑन कॉन्करेंट लिस्ट सब्जेक्ट, लोकसभा कैन पास इट अगेन एंड सेंड इट फॉर प्रेसिडेंट्स असेंट विदाउट ज्वाइंट सिटिंग। क्या विदाउट ज्वाइंट सिटिंग कोई बिल अगर वो ऑर्डिनरी है और रिजेक्ट कर दिया गया है राज्यसभा द्वारा, तो पहुंचा जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं पहुंचा जा सकता है, हेंस गलत स्टेटमेंट है। President's assent to a state law on the same concurrent subject can override the earlier central law if a state law is passed later। ये तो उल्टी धारा बह रही है। स्टेट लॉ कभी भी, भले ही वो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व हो और प्रेसिडेंट ही उसको असेंट दे, कभी भी सेंटर के लॉ को ओवरराइड नहीं कर सकता। ये तो सुनने से ही लग रहा है, इसलिए ये भी गलत हुआ, नाइदर इज द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग अहेड, स्टेटमेंट 1। The strength of Lok Sabha in legislative deadlock gives it a decisive influence in passing ordinary bills। बिल्कुल, जैसे ही ज्वाइंट सिटिंग होगा, लोकसभा का ओपिनियन प्रिवेल करता है क्योंकि उसके पास ज्यादा वोट्स हैं, और ज्वाइंट सिटिंग में हर एमपी के वोट की सेम वैल्यू है। तो बात सही है, बिल्कुल बात सही है। तो जैसे हमें पता चला ये बात सही है, ओनली S2 कट गया, इस ऑप्शन को इग्नोर करेंगे। और अब देखते हैं, बिकॉज द इलेक्टेड हाउस रिफ्लेक्ट्स करंट पॉलिटिकल मैंडेट, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर्स अलाउ इट टू ओवरराइड द अदर हाउस इन डेडलॉक। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पॉपुलर ओपिनियन तो लोकसभा में है ना, राइट। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को ऐसा डिजाइन किया गया है कि वैसे डेडलॉक में जो नॉमिनेटेड मेंबर्स या इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स का हाउस है राज्यसभा, उसको ओवरराइड करे। तो ये बात सही है, पर क्या रीजन भी यही है? तो जी हाँ, रीजन भी यही है। इसीलिए लोकसभा को
अपर हैंड दिया गया है। नेक्स्ट इज इन केस ऑफ रिपग्नेंसी, अगेन रिपग्नेंसी, आपको वर्ड मीनिंग भी क्लियर होनी चाहिए। रिपग्नेंसी क्या होता है? इनकंसिस्टेंसी ऑफ क्लॉजेज विद इन अ बिल। तो इन केस ऑफ रिपग्नेंसी ऑन अ कॉन्करेंट लिस्ट सब्जेक्ट, असेंट टाइमिंग डिटरमाइन सर्वाइवल बट नॉट एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी। यानी ये कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। कॉन्करेंट लिस्ट मतलब जिसपे स्टेट और सेंटर दोनों कानून बना सकते हैं। तो असेंट टाइमिंग डिटरमाइन सर्वाइवल। ऑफ कोर्स अगर स्टेट लॉ पहले पास है तो वैलिड रहेगा जब तक कि सेंटर का लॉ ना आ जाए, और ये तो हमें क्वेश्चन कह ही रहा कि इनकंसिस्टेंट है। लेकिन एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी तो सेंटर के लॉ की ही रहेगी। हाँ, जब तक सेंटर का लॉ नहीं बना है तब तक स्टेट का लॉ चलेगा। तो टाइमिंग से सर्वाइवल डिटरमाइन हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज, अब जैसे हमें पता चला ये सही है, इस ऑप्शन को इग्नोर करते हैं हम लोग। जैसे हमें पता चला ये सही है, ओनली एस टू वाला तो हट गया। लेटर असेंट टू अ स्टेट लॉ परमानेंटली ओवरराइड्स एन अर्लियर सेंट्रल लॉ। यानी अगर स्टेट को बाद में असेंट मिला लॉ को, तो वो परमानेंटली ओवरराइड कर जाएगा सेंटर के लॉ को? बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट सेंटर का लॉ हमेशा प्रिवेल करेगा स्टेट के लॉ पे, कॉन्करेंट लिस्ट के मैटर पे। तो ये स्टेटमेंट ही यहां गलत हो गया, और जैसे ये गलत हुआ तो हम ये भी गलत, ये भी गलत। ओनली एस वन इज द करेक्ट ऑप्शन। राइट, सिंपल, इजी है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। ध्यान रखना है, हमें शॉर्टकट नहीं स्मार्टकट से सीखना है। अपनी रीडिंग कंटिन्यू रखें, एंड फॉर रिवीजन वॉच दीज वीडियोस अगेन एंड अगेन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।